गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 3 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 3 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको पत्रिका और भास्कर की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कवर करने वाले हैं दोस्तों। वैसे बजट आया है, इसकी वजह से न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादातर बजट से जुड़ा हुआ एनालाइज दिया हुआ है, लेकिन फिर भी राजस्थान के हिसाब से बजट में अपने को क्या मिला उसको भी कवर करने वाले हैं। और बजट की महत्वपूर्ण हेडलाइन के साथ में राजस्थान का एकीकरण और जो अभिलेख वाला टॉपिक अपना चल रहा था उसको कवर करेंगे। आज अभिलेख खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जो जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में। और सबसे पहले राठी साहब है, उनको आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? आरपीएससी का स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आपको पता है कि 31 जनवरी को जो आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन थे शिव सिंह राठौड़, कौन थे दोस्तों? शिव सिंह राठौड़ थे। उनको कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और वापस क्या है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक फिर से नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। और किसको बनाया गया? जसवंत सिंह राठी को बनाया गया। जसवंत सिंह राठी पैसे से एक वरिष्ठ पत्रकार है। क्या है? वरिष्ठ पत्रकार है और इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि क्या है कि अभी भी क्या है कि स्थायी अध्यक्ष क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, ठीक है। जब तक क्या है कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक क्या है कि राठी साहब ही कार्यकाल संभालेंगे। अब आपको आरपीएससी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण आपको बैकग्राउंड के साथ बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि जो लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना का जो प्रावधान था वो ली कमीशन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? राजस्थान के अंदर जो 1923 के अंदर ली कमीशन की स्थापना हुई थी और उसने सिफारिश की, उसकी सिफारिश के आधार पे संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई थी भारत के अंदर। इसने सिफारिश की थी ली कमीशन ने, ठीक है, ये याद रखोगे। और किंतु इस कमीशन ने प्रांतों के अंदर भी लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना के बारे में कोई भी विचार वगैरह नहीं रखा था। 1923 के अंदर ली कमीशन के आधार पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखोगे। लेकिन प्रांतीय सरकारें क्या करती थी कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्ति वगैरह करने के लिए स्वतंत्र थी। और राजस्थान का जैसे गठन हुआ था उस टाइम राजस्थान के टोटल 22 प्रांतों के में से 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर हो, वहाँ पे लोक सेवा आयोग कार्य करते। ये देखो आरपीएससी के साइट से उठाया। मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल बताऊंगा, कभी भी दोस्तों आपको गलत फैक्ट नहीं बताऊंगा ये चीज़। और इसमें आप खुद देखना, आप विकिपीडिया पे जाना, गूगल पे जाना, आरपीएससी की जो स्थापना वगैरह है वो आपको अलग मिलेगी। लेकिन आरपीएससी की खुद की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर क्या है कि अलग दे रखा है अपना बैकग्राउंड के साथ। तो इसलिए आप ध्यान से देखना, जब राजस्थान आज़ाद हुआ था, राजस्थान गठन हुआ था राजस्थान का, तो उस टाइम राजस्थान के 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, वहाँ पे लोक सेवा आयोग कार्य करता, ये भी याद रखो। लेकिन जैसे एकीकरण वगैरह हुआ तब क्या है कि 20 अगस्त 1949 को ये प्रकाशन के आधार पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 में प्रभाव में आया। तो ये भी ध्यान रखो कि कब 20 अगस्त को एक अध्यादेश पारित किया गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश, जो 1949 के अंदर 20 अगस्त 1949 को क्या है कि अध्यादेश पारित किया गया था और प्रभाव के अंदर आया था। लेकिन ये राजस्थान का स्थापना दिवस नहीं है, विकिपीडिया के अंदर यही दे रखा है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा है भाई फिर? ये है दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई है। आरपीएससी का जो गठन हुआ है 22 दिसंबर 1949 को हुआ था दोस्तों। ये अस्तित्व में आया था, ये याद रखना, ठीक है। फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आरंभिक चरण के अंदर जैसे इसकी स्थापना हुई थी तब एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। और अध्यक्ष किसको बनाया था? राजस्थान के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो उस टाइम राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे तत्कालिक, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। रट लीजिए दोस्तों, जो प्रथम नियुक्तियां वगैरह रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तत्पश्चात 2 सदस्य थे। स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि आरपीएससी के अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष के रूप में एस के घोष थे और सदस्य के रूप में देवी शंकर तिवारी और एन आर चंद्र कौर, ये सदस्य के रूप में थे। स्टार्टिंग के अंदर 3 सदस्य। अभी वर्तमान के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? अभी वर्तमान के अंदर आर्टिकल कौन सा है? 324, आर्टिकल 324 होगा ना।
और वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य, ठीक है। 10 सदस्य तक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर कितने सदस्य हैं आरपीसी के अंदर? 8 सदस्य। और राजस्थान जो ये नियुक्तियां वगैरह होती है, राजस्थान का जो लोक आरपीसी है वो 2 नियमों के आधार पर चलती है। कौन से? एक तो क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम विनियम 1963 के अंदर, नियम कब आए थे? 1963 के अंदर। एक राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन एवं प्रक्रिया एवं सत्यापन अध्यादेश 1975 और अधिनियम 1976 के, इनके द्वारा क्या कि आरपीएससी का पूरा जो कानूनी स्ट्रक्चर है, उसको जो भी प्रक्रिया वगैरह रहती है, उन 2 नियमों और क्या कि एक्ट के माध्यम से चलती है। तो ये आप फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अभी क्या है कि बजट आ रहा है राजस्थान का, तो उसी के चलते क्या है कि मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक वगैरह की जा रही है, और उसी के चलते ये कुछ कटिंग्स वगैरह है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न बैठकों के अंदर कृषि बजट को लेकर क्या है कि सुझाव आए थे, ठीक है। और कृषि बजट को लेकर क्या है कि सरकार के द्वारा एक कृषि विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना के बारे में मैंने आपको कल बताया कि गवर्नमेंट क्या है कि पूरा अभी मूड बना चुकी है और एक वितरण कंपनी है उसकी स्थापना करेगी। कृषि और बागवानी, कृषि क्षेत्र में क्या है कि प्रदेश की जो जीडीपी है उसके अंदर कितना हिस्सा है? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की जीडीपी के अंदर कृषि एवं इससे संबंधित जो क्षेत्र है उसके अंदर 29.77% हिस्सेदारी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये जो फैक्ट वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सरसों के अंदर, बाजरा के अंदर और गंवार के उत्पादन के अंदर राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान पे है। तो राजस्थान की जो कृषि जीडीपी है उसमें कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों का हिस्सेदारी 29.77% है। बाजरा, सरसों, गंवार, उसमें राजस्थान का देश के अंदर प्रथम स्थान पे। सरसों का और बाजरा का उत्पादन है वो 50% से अधिक राजस्थान, भारत का जितना टोटल उत्पादन होता है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा उत्पादन करता है, ठीक है। गंवार के अंदर भी क्या है कि पहले नंबर पे तिलहन, दलहन और क्या है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे। तो देखो आपको कितने महत्वपूर्ण फैक्ट बताएं कि सरसों, बाजरा, गंवार इसमें पहले नंबर पे है, तिलहन, दुग्ध और दलहन इसके अंदर दूसरे स्थान पे। ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल आप चेंज करो, आप न्यूज़पेपर से भी अपना सारा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं दोस्तों, आपको जरूरत ही नहीं है दूसरी जगह भागने की, ठीक है। अगला, अभी जो बजट से जुड़ा है, तो बजट आज तो कार्टून बाबा तो आया नहीं, तो अपन क्या करते हैं बजट बाबा के बारे में बात करते हैं। और बजट बाबा के अंदर क्या हुआ था? सरकार के द्वारा 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की घोषणा की गई थी 2022-23 के अंदर। तो कार्टून बाबा चिढ़ गए, उन्होंने क्या बोला कि हाईवे चलेगा कैसे? क्यों भाई, पेट्रोल वगैरह है वो तो 2 बड़े बड़े सिंह निकाल के बैठा है, क्योंकि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है। भाई हाईवे क्यों बढ़ा रहे हो? नए पहले बड़े हाईवे पे चलने के लिए भी लोगों के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो नए हाईवे वगैरह बनाने से और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगला दोस्तों, राजस्थान की न्यूज़ क्या है? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय किया गया है। और कितने रुपए बढ़ाए भाई? 7 रुपये बढ़ाए गए। तो बढ़ाए कितने भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी वगैरह है ये बढ़ाए कितने रुपए बढ़ाए? 7 रुपये। और इनको श्रम विभाग के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, उसके तहत मजदूरी वृद्धि करने का अधिकार है। तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब आया दोस्तों? मिनिमम क्या है कि वेज क्या है कि एक्ट है वो 1978 में। और इसमें क्या है कि राज्य सरकार भी क्या है कि प्रावधान कर सकती है, राज्य सरकार भी क्या है कि बार बार संशोधन कर सकती है। और गहलोत सरकार के द्वारा 7 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया गया है, ठीक है। इससे पहले क्या है कि न्यूनतम मजदूरी राजस्थान सरकार के द्वारा कब की गई थी भाई? 27 रुपये की गई थी, और वो जुलाई 2022 से जुलाई 2020 से लागू की गई थी। 2020 के अंदर 27 रुपये बढ़ाए थे, अभी 7 रुपये बढ़ाए, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, यानी पीछे से लागू होगा। 1 जुलाई 2021 से इसको लागू किया जाएगा। कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? सबसे पहले जो अकुशल श्रमिक है उसकी वर्तमान मजदूरी कितनी है? 252 रुपये, और वो बढ़ के 259 रुपये हो गए। तो ये जो फैक्ट है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अकुशल श्रमिक है उसको कितने मिलेंगे प्रतिदिन के हिसाब से? 259 रुपये ये मिनिमम किए गए हैं। जबकि अर्धकुशल है उसके लिए कितने किए गए हैं? अभी 271, पहले 264 थे, उसको बढ़ा के 271 किए गए। प्रतिमाह के हिसाब से 7,046 रुपये, ठीक है। फिर कुशल श्रमिक आता है, उसके लिए 276 से बढ़ा के 283 रुपये किए गए। जबकि उच्च कुशल श्रमिक है उसकी 326 रुपये से बढ़ाकर 333 रुपये किए गए हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह हैं जो याद रखना।
अर्धकुशल श्रमिक है उसके लिए 269 रुपये हो गए हैं, सॉरी अकुशल श्रमिक के लिए 269 रुपये, अर्धकुशल है उसके लिए 271 और कुशल श्रमिक है उसके 283 83 और जो उच्च कुशल हायर क्या है कि जो स्किल वगैरह रखता है उसको 333 रुपये न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आप याद रखोगे। अगला देखो फिर बजट के बारे में आ गया। बजट में क्या है, क्या किया गया भाई, हीरा सस्ता हो गया, हीरा वगैरह है वो सस्ता हो गया है। तो जो बीवी वगैरह है वो क्या बोल रही कि आप मुझे हीरा का हार दिला दो। हार से कौन प्यार नहीं करता। भारत के अंदर जितनी भी जो महिलाएं वगैरह है वो सोने से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है, पति से ज़्यादा क्या है कि सोने से प्यार करती है। तो हार के बारे में बात कर रही है और पतिदेव कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और उन्होंने क्या ढूंढा है कि मोबाइल भी सस्ता हो गया है, मोबाइल ले ले और उसमें से हार डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर भाई, राजस्थान हीरो के मामलों के अंदर जो डायमंड्स वगैरह है उसके मामले में क्या है कि राजस्थान क्या है कि नंबर 1 है देश के अंदर। तो राजस्थान को ये फ़ायदा मिला है बजट के अंदर, क्योंकि बजट के अंदर कट पॉलिश डायमंड है उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 7.5% से घटा के 5% किया गया है। कट पॉलिश डायमंड की इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क है उसको घटाया गया है। आयात क्या है कि जो शुल्क है बाहर से क्या है कि कोई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि राजस्थान के जो जेम्स एंड ज्वेलरी की जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें क्या निर्यात बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लागत वगैरह घट जाएगी ना, उसकी वजह से जेम्स और ज्वेलरी का जो मार्केट है उसमें राजस्थान अव्वल है। और राजस्थान क्या है कि पूरे देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के रत्न और आभूषण का निर्यात करता है राजस्थान। वर्तमान के अंदर हर साल राजस्थान 5,000 करोड़ रुपए का रत्न और आभूषण से संबंधित निर्यात करता है दोस्तों। जब यदि आयात शुल्क कम किया गया है, 2.5% कम किया गया है, इससे क्या है कि लागत वगैरह घटेगी, जिससे क्या है कि और ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा। तो राजस्थान को इससे फ़ायदा है। इस बजट से ये जो कदम उठाया गया है बजट के अंदर, इससे राजस्थान को फ़ायदा मिलने वाला है। राजस्थान के अंदर दूसरा फ़ायदा क्या रहेगा भाई, 400 करोड़ रुपये का इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार है राजस्थान के अंदर। कौन सी, ये आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कारोबार है वो 400 करोड़ रुपए। और उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर भी क्या है कि राजस्थान को क्या है कि फ़ायदा मिलने वाला है। बस आप इतना याद रखना कि कट पॉलिश डायमंड है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो 7.5% से घटा के 5% कर दी गई। ये याद रखना कि राजस्थान कितना एक्सपोर्ट वगैरह करता है रत्न और आभूषण का। अगला, मैंने इस उम्मीद से पूरा बजट सुना है कि मिडिल क्लास को आयकर के अंदर छूट मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि आयकर में क्या छूट मिली है भाई। मैं आम आदमी हूँ और आयकर की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और आम आदमी फिर क्या है कि आयकर का बोझ, इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर सरकार के द्वारा कोई न कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। 2 साल के अंदर अपडेटेड टैक्स रिटर्न की फाइल कर सकेंगे, बस इतना किया गया है कि जो आपका क्या है कि पिछली जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह है उसमें भूल चूक रह गई, तो आप कुछ ले दे के आप 2 साल का जो अंदर है वो अपडेटेड टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। 5 साल के अंदर 60 लाख लोग नौकरियां हैं उसको सर्जित करने की बात की गई है कि आने वाले जो 5 साल हो 2027 तक 60 लाख नौकरियां वगैरह सर्जित करने की बोला गया। कर्मचारियों के लिए क्या किया भाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है कि एनपीएस के अंदर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई गई है। जैसे राज्यों के जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको देश के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है, राज्य सरकार के जो कर्मचारी रहते हैं उनकी जो एनपीएस के अंदर योगदान वगैरह है उसमें क्या है कि 14% कर दिया गया है। और केंद्रीय कर्मचारियों को 14% की जो टैक्स डिडक्शन लिमिट वगैरह है उसका जो फ़ायदा मिल रहा था उसका फ़ायदा वैसा का वैसा ही राज्य सरकार के जो कर्मचारी रहते हैं उनको मिलने वाला है। तो पहले ये 10% था, इसको बढ़ा के अभी 14% किया गया। तो ये आप फैक्ट याद रखोगे। अगला क्या किया भाई, रत्न और आभूषण उद्योग के लिए क्या किया, सीमा शुल्क के अंदर छूट किया गया, ठीक है। रत्न और आभूषण उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वगैरह है, दोनों प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाया गया है। इसके साथ में उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल है उसको आपस में जोड़ा जाएगा। असीम पोर्टल किससे संबंधित है भाई, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी है उसके अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, ठीक है। रक्षा बजट के अंदर क्या किया भाई, रक्षा बजट के अंदर 47,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब की बार क्या है कि रक्षा बजट है उसमें 47,000 करोड़ रुपए की, वर्तमान के अंदर रक्षा बजट कितना है भाई, 5,25,000
करोड़ रुपए क्या क्या है कि बजट है, रक्षा बजट है, जो पिछले साल की तुलना के अंदर 47,000 करोड़ रुपए ज़्यादा किया गया है। एक और प्रावधान किया गया है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर घरेलू जो डोमेस्टिक क्या की कंपनीज रहे उनसे 68% आरक्षण वगैरह प्रावधान किया गया है। यानी जो भी रक्षा जरूरत वगैरह है उसमें से 68% जो ज़रूरत है वो अपने को घरेलू इंडस्ट्री से पूरा करना है, ये सरकार ने प्रावधान किया गया। पहले 58% था, अभी इसको बढ़ा के 68% कर दिया गया। ठीक है, निजी उद्योगों को और सैन्य ये इतना ज़्यादा। ठीक है, अगला किसानों के लिए क्या किया गया। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे लिए क्या किया गया भाई। सबसे पहले 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSME जो MSP है ना उसका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये याद रखो। रबी और खरीफ की खरीफ की फसल के लिए संरक्षण देते हुए इतना MSP का प्रावधान किया गया। इसके अलावा और तो क्या है कि ज़्यादा क्या है कि खेती के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। नेक्स्ट दोस्तों डिजिटल करेंसी है, उस पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। डिजिटल करेंसी प्लस क्या गिफ्ट वगैरह रहते हैं उस पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। RBI के द्वारा खुद अपनी क्या है कि एक नई ब्लॉकचेन आधारित करेंसी वगैरह भी लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों PM ई-विद्या के 200 चैनल वगैरह शुरू किए जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई को नुकसान वगैरह है उसको भरपाई करने के लिए PM ई-विद्या प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और कुल क्या है कि इसके 200 चैनल होंगे, सारे के सारे क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े होंगे। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा भाई कि आने वाले समय के अंदर स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों के साथ कमज़ोर बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस घर बैठे रहो आप। ठीक है, चैनल वगैरह स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट दोस्तों ये राजू क्या बोल रहा है कि सरकार ने क्या है कि 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। क्या लगता है अपने को नौकरी मिलेगी जो 2022 है? क्या 2022 में भी बेरोजगार रहेंगे? लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि अपन 2022 को बेरोजगारी का जो टैग है वो जरूर हटाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान एकीकरण के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 चरण ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा चरण है और तीसरा चरण को संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तीसरा चरण था वो संयुक्त राजस्थान और कब? 18 अप्रैल 1948। डेट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या किया गया था, जो पूर्व राजस्थान के जो 10 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना, कौन सा ठिकाना? नीमराना ठिकाना या कौशलगढ़ ठिकाना। तो एक ठिकाना प्लस क्या कि 10 रियासतों को उदयपुर रियासत के साथ में संयुक्त किया गया था। उदयपुर रियासत थी उसको 10 रियासतों प्लस क्या कि एक ठिकाने के साथ में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त किया गया था और राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और उस टाइम क्या कि तीसरे चरण के जो राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। उदयपुर के भोपाल सिंह थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। भोपाल सिंह एकमात्र राजा था जो एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति थे। ठीक है, दिव्यांग टाइप के थे, अपाहिज व्यक्ति थे। उपराज प्रमुख कौन थे भाई? भीम सिंह। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन है, इसकी सिफारिश है, जो माणिक्यलाल वर्मा है इसकी सिफारिश क्या कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और उद्घाटन भी क्या कि जो तीसरा चरण है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था और उदयपुर रियासत को इसमें शामिल किया गया था। इसके राज प्रमुख कौन है? भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ये इस तरह के फैक्ट आप याद रखें। अगला चरण कौन सा था? चौथा चरण, और इसमें वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। और 30 मार्च 1949 को कब? और इसी दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मेन राजस्थान का जो अस्तित्व है वो लगभग क्या कि राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। और 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान के अंदर कौन सी? जो उदयपुर वगैरह सारा वृहद राजस्थान को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था। उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस क्या है कि लावा ठिकाने। कौन सा ठिकाना दोस्तों? लावा ठिकाना। ये 4 जो बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उसको संयुक्त राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था और प्लस एक लावा ठिकाने को शामिल किया गया था। इस तरह मिलके ये पूरा पूरा वृहद राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया था। और राजधानी क्या बनाया था? जयपुर। और जयपुर राजधानी किसकी सिफारिश के आधार पर बनाया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर उदयपुर से वृहद राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर बनाई गई थी। कमेटी याद रखिए दोस्तों। महाराज प्रमुख को किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह को वृहद राजस्थान के महाराज। उपराज प्रमुख कौन से? मानसिंह द्वितीय। जयपुर के जो मानसिंह द्वितीय थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह को बनाया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल, प्रथम चरण जो मत्स्य संघ थे उसमें शोभाराम कुमावत थे।
मेरे को आप द्वितीय चरण का बताओ जल्दी से, ठीक है। और जो चौथा चरण है इसका उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सरदार पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, आज अभिलेख खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले फारसी शिलालेख के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर फारसी में लिखा जाने वाला सबसे पुराना लेख, राजस्थान का सबसे पुराना फारसी भाषा में लिखा हुआ लेख कौन सा है? अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। वो वहाँ की जो गुम्बद दीवार है, तो अजमेर का जो फारसी अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन फारसी लेख है, ये याद रखोगे। ये 1200 ईस्वी के आसपास था और उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है जिसके निर्देशन के अंदर संस्कृत की जो पाठशाला थी उसको तोड़ के एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया था यहाँ पे अजमेर के अंदर। और दूसरा, चित्तौड़ की जो गेबी पीर की दरगाह है वहाँ से 1325 के अंदर एक फारसी लेख मिला है। कहाँ पे? चित्तौड़ की गेबी पीर की दरगाह। और उसमें ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम है उसको खिजराबाद कर दिया था। अपने बेटे के नाम पे क्या है कि उन्होंने नाम रखा था। चित्तौड़गढ़ के अंदर गेबी पीर का दरगाह 1325 के अंदर एक फारसी लेख था, ये भी याद रखोगे और इसमें ये जानकारी मिलती है अपने को। नेक्स्ट दोस्तों, पुष्कर के अंदर जहांगीर महल में लेख मिलता है 1615 का, और इसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह थे, ये आप याद रखोगे। सबसे पुराना फारसी लेख है वो अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगला दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ये कब? 1428 के अंदर, ठीक है। इस लेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर के द्वारा की गई थी, श्रृंगी ऋषि। और हमीर के संबंध में इसका ये लिखा गया है कि उसने जिलेवड़े को छीना और पालनपुर को क्या कि जला दिया गया था। तो ये हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में हमीर का क्या है, भीलों के साथ भी क्या कि सफल युद्ध होने का उल्लेख मिलता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीलों के साथ सफल युद्ध वगैरह है होने की जानकारी श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अंदर मिलती है 1428 के अंदर। इस लेख के अंदर लक्ष्मण सिंह और क्षेत्र सिंह के बीच में त्रिस्तरीय यात्रा का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, देलवाड़ा के शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ये 1334 के अंदर सिरोही के अंदर मिला था और इस शिलालेख के अंदर 18 पंक्तियाँ हैं और 8 पंक्तियाँ वो संस्कृत के अंदर है, 10 पंक्तियाँ वो मेवाड़ी भाषा के अंदर है। और इस लेख के अंदर धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का प्रकाश डालने के साथ साथ टंक नामक मुद्रा का पता चलता है, प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये मुद्रा वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टंक मुद्रा का क्या कि प्राचीन प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो देलवाड़ा शिलालेख के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्योंकि 1334 के आसपास क्या कि मेवाड़ी भाषा का प्रचलन वगैरह हो चुका था बोलचाल के अंदर, तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग है वो देलवाड़ा शिलालेख के अंदर किया गया। अगला दोस्तों, रायसिंह प्रस्तुति के बारे में बात करते हैं। ये 1593 के अंदर जूनागढ़ दुर्ग है उसके दरवाजे पे लगी हुई है। रायगढ़ की जो प्रस्तुति थी वो जूनागढ़ के दरवाजे पे। इसके रचयिता कौन थे? जैन मुनि जेता, ठीक है। जैन मुनि के जेता के द्वारा रायसिंह प्रस्तुति लिखी थी। और इस लेख के अंदर बीका से लेके रायसिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। बीकानेर की स्थापना किसने की भाई? राव बीका ने की थी। जूनागढ़ की जो दुर्ग है उसकी स्थापना रायसिंह ने की थी। किसने की थी? रायसिंह ने जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। ये फैक्ट आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कि 60वें पंक्ति पे रायसिंह के कार्यों का उल्लेख किया गया है और जिनमें क्या कि काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर क्या कि विजय का वर्णन भी क्या कि मिलता है। तो मैनगढ़ क्या कि रायसिंह परिस्थिति है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीकानेर के राजा रायसिंह थे उनका गुणगान किया गया इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखोगे। ये महत्वपूर्ण क्या है कि करंट अफेयर्स थी राजस्थान की जिसको कवर किया। आज राजस्थान की न्यूज़पेपर के अंदर राजस्थान का कम था, लेकिन बजट के बारे में बात कर ली। और आज क्विज नहीं है दोस्तों, उसके लिए सॉरी आप सभी से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, आप अपने क्या कि जो भी यार दोस्त हैं उनको शेयर वगैरह किया करो, है ना। जय हिंद, जय भारत।